सुबह सबको निकलना था तो सब सोने जाने लगे, लेकिन आरजू ने ईशानी को थोड़ी देर और रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। सबके जाने के बाद आरजू ईशानी और आरव को थोड़ी देर अकेले में टाइम बिताने को बोलकर चली गई। इस पर दोनों प्यार से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। आरव, हाँ, अब तो एक पल भी तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। मैं एक महीना कैसे रह पाऊंगा? ईशानी, रिलैक्स, हम रोज बातें करेंगे और फिर एक महीने बाद तो मैं हमेशा के लिए। आरव के सीने पर सर रखते हुए, यहीं रहूंगी ना? उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए, यहाँ तो तुम तब से हो जब से इस दिल ने धड़कना सीखा है। फिर वो उसे बताता है कि कैसे सिर्फ उसे देखने के लिए रेहान और वो उसके ग्रुप से उलझते थे। उधर जैसे ही आरजू उन दोनों को छोड़कर जाती है, सीढ़ियों पर रेहान उसका इंतजार कर रहा होता है। वो भी उसके बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर पूछा, कल मैंने आपको बहुत परेशान किया ना? नाराज हो? रेहान ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, नहीं, उल्टा मैं तो डर रहा था। पता है वहां क्लब में और फिर पार्क में जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही थी, मेरे लिए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसे अपनी बाहों में कसते हुए। आई लव यू जाना, आई मिस्ड यू सो मच। मिस्ड यू टू। वैसे अपना अंगूठा मुंह के पास रखकर थोड़ा हिलाते हुए, मैंने आपको सच में बिल्कुल परेशान नहीं किया था ना? उसके सिर पर हल्के से मारते हुए, रेहान, पागल हो तुम बिल्कुल। वैसे सच कहूं तो मुझे प्यार तो उस बच्चे से ही हुआ था। बस जब तक समझ में आता, उसके गालों को खींचते हुए, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया था। कोई बात नहीं, मैं ना आपके सामने बच्चा बन के रहूंगी, ओके मामा? नो 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 नो। रेहान ने घबरा कर कहा तो आरजू हंस पड़ी और रेहान उसे पहले थोड़ी देर घूरता है और फिर उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। अगले दिन सुबह सब भारी मन से विदा हुए। एक दो दिन के बाद अजय भी चला गया। धीरे धीरे सब अपनी रूटीन में लौट आए। आरव और रेहान ऑफिस में, देवकी जी होटल और मिस्टर शर्मा, मिस्टर मित्तल, मौसी जी और आरजू शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। इस बीच आरजू और रेहान साथ में टाइम भी बिताते और आरव घंटों फोन परेशानी से बातें करता। मौसी जी की उम्र की वजह से वो बार बार आना जाना नहीं कर सकती थी और फिर शादी की तैयारियों में भी सबको उनकी जरूरत थी, इसीलिए वो शादी तक वहीं रहने वाली थी। उनकी देखभाल और ऑफिस की वजह से आरव, बुआ जी को रेहान पसंद नहीं था, इसलिए देवकी जी और रेहान वहीं रुक गए और मिस्टर शर्मा, मिस्टर मित्तल और आरजू बुआ जी के घर में शादी में जाने के लिए निकल गए। लेकिन वहां जाने के बाद उन तीनों को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब बुआ जी उन सबसे बहुत प्यार से और शांति से मिली। उन्होंने उन लोगों को सबसे मिलवाया और खास तौर पर अपनी नई बनी सहेली मिसेस खन्ना और उसके बेटे सोहम खन्ना से। वो तो उन लोगों की तारीफें करते नहीं थक रही थी, कभी उनके बिजनेस की तो कभी उनके स्टाइल की, कभी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो कभी उनके स्टेटस की, उनके पैसों की। कुल मिलाकर वो फैन थी उनकी, हर बात में उनकी राय माननी होती। खैर, इन सब में वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो सब हल्दी की रस्म की तैयारियों में जुट गए। आरजू ने आशा को पीले रंग की साड़ी और फूलों की ज्वेलरी से बहुत अच्छे से तैयार किया और उसे लेकर नीचे फंक्शन होने वाला था वहां आई। सबने बारी बारी से दुल्हन को तेल हल्दी लगाकर आशीर्वाद दिया और बारी आई बाकियों की। आरजू और आशा के कजिन्स और उनके कुछ दोस्तों ने सबको अच्छे से हल्दी लगाई, इतने अच्छे से कि कोई पहचान में नहीं आ रहा था, सब पीले पड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने जमकर डांस किया। सोहम पहली बार आरजू को इतना खुलकर हंसते हुए और मस्ती करते हुए देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी आरजू सच है, कॉलेज की हिटलर या फिर ये। वहीं मिसेस खन्ना को आरजू बहुत पसंद आई। इधर सोहम अपना ज्यादा वक्त मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा के साथ बिता रहा था और उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच वो आरजू का भी ध्यान रखने की कोशिश करता था, लेकिन आरजू को कभी किसी और की जरूरत नहीं होती थी, तो सोहम का ये दांव भी फेल ही था। हल्दी की रस्म के बाद सब अपने कमरों में आराम करने चले गए। कुछ लोग कल की मेहंदी के फंक्शन की तैयारियां करने लगे। आरजू ने भी आरव और रेहान से थोड़ी देर बात की, फिर वो आशा के कमरे में गई जहां उसे आशा के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उससे प्यार से पूछा तो आशा ने कहा, सब खुश हैं, इस शादी से तो मैं भी खुश हूँ। तो क्या हुआ अगर लड़का कुछ नहीं करता? उसके परिवार के पास बहुत सारा पैसा है, नाम है ना, किसी चीज की कमी तो है नहीं। और फिर अम्मा ने कहा है कि मेरी बाकी की पढ़ाई शादी के बाद ही होनी है, तो हो जाएगी। तो क्या हुआ अगर ससुराल में कोई पढ़ाई का नाम भी सुनना नहीं चाहता? तो फिर आप इस रिश्ते से मना क्यों नहीं कर देती? तुम्हें लगता है कि अम्मा ये सब सुनेंगी? वैसे भी वो लोग बिना दहेज की शादी कर रहे हैं और पापा को बिजनेस में जो भी पिछले साल लॉस हुआ उसे पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। फूफा जी को बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कभी बताया ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अम्मा उन्हें ससुराल के पैसों पर पलने वाला बुलाएं। कोई नहीं, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? देखिए अब मैं क्या करती हूँ। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। ढेर सारी मस्ती और नाच गाने के साथ साथ मेहंदी की रस्म पूरी हुई। मेहंदी के बाद खाने के समय सारे जेंट्स लोगों ने अपनी पत्नियों को खाना खिलाया। सोहम भी एक प्लेट में खाना लेकर आरजू के पास आया, लेकिन ये क्या, मिस्टर मित्तल पहले अपनी दोनों बेटियों आशा और आरजू को अपने हाथों से खिला रहे थे। सोहम को मजबूरी में वो खाना अपनी माँ को खिलाना पड़ा, लेकिन बुआ जी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो शुरू हो गई सोहम पुराण खोलकर।
देखे था लल्ला, कितनो संस्कारी छोरा है जे, अपनी अम्मा को कितनो सेवा करो हो। आज के जमाने में ऐसा छोरा मिलना मुश्किल हो। अब जरा सोचो, जो छोरा अपनी अम्मा को इतनो ख्याल रखे हो, वह छोरा अपनी लुगाई का कितनो ख्याल रखेगो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है जिज्जी। सच में मिसेस खन्ना, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसी ही बहू मिले, वरना आजकल की बहुएं तो घर में उतरते पहले माँ बेटे को अलग करती हैं। उनकी बात पर वहां बैठे कुछ और लोग भी चर्चा में कूद पड़े और कई सारे उदाहरण तत्काल सामने आ गए, लेकिन इन सबसे मिसेस खन्ना, बुआ जी और सोहम का मुंह बन गया। तभी आशा की नजर आरजू की मेहंदी पर गई, जिसका रंग सबसे गाढ़ा हुआ था, तो वो शुरू हो गई। वैसे मामा जी, आजकल की बहुओं का भी क्या कसूर। अब जब मेहंदी का रंग दिखाते हुए पति देव अपनी मैडम को इतना मानेंगे, तो माँ की सुध कैसे लेंगे। मिस्टर शर्मा, भाई हमारी आरजू बिटिया जैसी बेटी जिस घर में हो, वहाँ किसी को भी अपने नालायक बेटे से उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर मित्तल, देख हरी, वैसे तो हर बाप को उस लड़के से नफरत होती है जो उसकी बेटी को उससे दूर करने की सोचता है, लेकिन जो लड़का ऐसी तूफान को झेलने के लिए तैयार है, मुझे तो उस पर दया आती है। उनकी बात सुनकर पहले तो आरजू थोड़ी चिढ़ गई और फिर शर्मा कर उनसे लिपट गई। मिस्टर मित्तल ने प्यार से आरजू को गले लगा लिया और बाकी सब भी आरजू की मेहंदी की तारीफ करने लगे और साथ ही उसकी खिंचाई भी। खाने के फंक्शन के बाद सब अपने कमरों में चले गए और मौका देकर बुआ जी और मिसेस खन्ना ने मिस्टर मित्तल से आरजू और सोहम के रिश्ते की बात की। उन्होंने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर मित्तल ने उन्हें शराफत से मना कर दिया। ये बात जब सोहम को पता चली तो उसने भी फैसला कर लिया कि अब वो उल्टी चाल चलेगा और आरजू और मिस्टर मित्तल को मजबूर कर देगा उन दोनों की शादी के लिए। शाम को अब कोई फंक्शन नहीं था, तो सोहम ने सभी यंग लोगों के साथ घूमने का प्लान बनाया, लेकिन सब बहुत थके हुए थे तो सबने कल का प्लान बनाया। फिर सब साथ में बैठकर बातें करने लगे। सोहम खुद को आरजू का खास और हितैषी बताने के लिए कॉलेज की बातें बताना शुरू करता है। आगे जो होगा वो तो मंजूर आरजू ही होगा। वैसे आपको याद तो होगा आरजू जी, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। गाइस, आप सब यकीन नहीं करिएगा, मैं इनका सीनियर था और कॉलेज के पहले दिन ही इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था, वो भी दो। मिस्टर शर्मा, लो भाई, और हम लोग ये सोच कर परेशान थे कि मैडम ने पूरे 5 साल बिना कोई पंगा किए कैसे गुजारे। मिस्टर मित्तल, वैसे बेटे, इसने आपको सिर्फ एक ही दिन मारा था या? उन दोनों की बातें सुनकर और बाकियों का रिएक्शन देखकर सोहम चौंक गया। आरजू, एक मिनट गाइस, पहली बात तो ये कि मैं वहां पढ़ने गई थी, पंगे करने नहीं। मिस्टर मित्तल, अच्छा, मतलब देहरादून तुम पंगे करने गई थी। आरजू, मिस्टर मित्तल शायद भूल रहे हैं कि मेरे इस पंगे करने की आदत की वजह से आपकी ईशू जैसी बहू आपको मिल रही है। और दूसरी बात, मेरा इन्हें मारने वारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं भी क्या करती, मेरी तबीयत खराब थी और ये मुझे आपसे बात ही नहीं करने दे रहे थे। फिर आरजू उस दिन की सारी बात बताती है तो आशा पूछती है कि कहीं ये उस दिन की बात तो नहीं जिस दिन रेहान को गोली लगी थी। ये बात सुनकर आरजू बहुत परेशान हो जाती है और मिस्टर मित्तल, मिस्टर शर्मा, आरव, रेहान सबसे नाराज हो जाती है, क्योंकि किसी ने भी आज तक उससे इस बारे में बात नहीं की। वो मुंह फुलाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा उसे सारी बात बताते, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी रेहान का फोन आता है, लेकिन वो देखती भी नहीं है। तो मिस्टर मित्तल उससे कहते हैं, ठीक है, तुम हम सबसे नाराज हो, ठीक है, तुम्हें किसी से बात भी नहीं करनी, पर कम से कम फोन उठाकर सामने वाले को ये तो बता दो ताकि वो दोबारा फोन ना करे। आरजू फोन रिसीव करके, फूलो, फोन करने वाले को बोल दो अब इस नंबर पे कभी कॉल ना करे। वैसे भी आजकल ये सब लोग हमसे काफी बातें छुपाने लगे हैं। रेहान, फाइल मैडम से पूछो कि अगर हमने उन्हें पहले सब कुछ बता दिया होता तो वो क्या करती। आरजू, बस सबको बता दो, ऐसी सिचुएशन में जो करना चाहिए होता हम वही करते। रेहान, पेन, जरा मैडम से पूछो तो क्या तब भी वो वहीं रुककर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती या फिर। आरजू, टेबल, सबको बोल दो, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान, घड़ी, मैडम से पूछो तो, हमने उन्हें पहले भी तो सब कुछ समझाया था ना, तो फिर वो इतना गुस्सा क्यों है। मिस्टर मित्तल, क्या बताया है। आरजू, रेहान, पापा से बोल दो कि हमारा सीक्रेट है और पापा आप इनसे जरा पूछिए कि अगर उस समय नहीं बताया तो क्या बाद में वापस आई तब भी कुछ नहीं कह सकती थी और क्यों नहीं कहा। इतना बोलकर आरजू ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और बाकी सब हंसने लगे। तो आरजू भी चिढ़कर वहां से भागकर सीढ़ियों तक गई और फिर वापस आई और अपना फोन लेकर वहां से भाग गई।